10 सालों में एक इनिशिएटिव नहीं लिया। जो हमारे सो कॉल्ड जो भारत के जो बहुत बड़े तोपची विदेश मंत्री जी हैं, जो लगातार विदेश ही घूमते रहते हैं और पूरा कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया है, वो सार्क पे एक लाइन नहीं घूमते। कमाल की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी गौतम अदानी के लिए तो श्रीलंका के सरकार पे दबाव डालते हैं, लेकिन कमाल की बात है कच्ची थीवू द्वीप के लिए आपने श्रीलंका की गवर्नमेंट से बात भी नहीं करी। कह रहे भाई हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने एक बहुत भारी ब्लंडर कर दिया था, ये एरिया आपका नहीं है, एरिया मेरा है। प्रधानमंत्री जी इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि कच्ची थीवू द्वीप हमने श्रीलंका को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार का, नरेंद्र मोदी जी सरकार का एक स्टैंड था कि एक एग्रीमेंट के तहत दिया गया है एक दूसरे राष्ट्र को, और इस एग्रीमेंट को हम तोड़ नहीं सकते, और इस एग्रीमेंट को तोड़ने की स्थिति तब आएगी जब इसको हम तभी वापस ले सकते हैं जब एक पड़ोसी मुल्क से युद्ध करें। यह मुकुल रोहतगी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था। चीन ने 2020 के बाद आपका एक बहुत बड़ा लैंड चंक कंट्रोल कर लिया। आपकी हिम्मत नहीं हुई कि ये भी एक्सेप्ट करें कि चाइनीज सैनिक हमारे इलाके में घुसे बैठे हैं, आज भी बैठे हुए हैं। बांग्लादेश से आपके संबंध खराब हो रहे हैं, आपके संबंध मालदीव से खराब हो रहे हैं, और एक छोटे से डोमेस्टिक तमिलनाडु 39 सीटों पे अपने 2-4 सीट जीतने के लिए आप श्रीलंका से संबंध खराब कर रहे हैं, जहां ऑलरेडी चाइना आके बैठा हुआ है। कच्ची थीवू पर बवाल है। क्या है कच्ची थीवू कंट्रोवर्सी? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा टापू है और उस टापू पे बवाल मचा हुआ है। क्या है मसला, समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब से। स्वागत है सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। फिर इंदिरा जी का युग जो है फिर चर्चा में आ गया। इंदिरा जी को याद कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, कच्ची थीवू के माध्यम से, ऐसे तो याद कर नहीं सकते थे, अभी 10 साल से नेहरू को याद कर रहे थे, पंडित नेहरू को, अब इंदिरा जी को याद कर रहे हैं। देखिए, जब कच्ची थीवू का मसला जो उठा है, इसके मैं 5 डायमेंशन पहले ही बता देता हूं। पहला डायमेंशन ये है कि तमिलनाडु स्टेट में बीजेपी की जमीन अभी तक लग नहीं पाई थी, बीजेपी के पैर नहीं लग पाए थे, तो बीजेपी ने एक ये एफर्ट्स किया है अपने तरफ से, एक एग्रेसिव कैंपेन करने की कोशिश करी है कच्ची थीवू टापू के माध्यम से, कि ये तमिल प्राइड था और इसको इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के सामने सरेंडर किया। इसका दूसरा डायमेंशन है कि मालदीव और बांग्लादेश के बाद ये एक तीसरा ऐसा देश होगा जिससे फिर नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ एक छोटा सा पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, तमिलनाडु एक छोटे से स्टेट में 2-4-5 सीट जीतने के लिए एक पड़ोसी देश से संबंध खराब करेंगे जो पहले से चीन के नजदीक बन रहा है। इसका थर्ड डायमेंशन है देश के एक बहुत बड़े पूंजीपति गौतम अडानी, जो श्रीलंका में अपने कारोबार कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी जो आज कच्ची थीवू का मसला उठा रहे हैं, इन्होंने श्रीलंका पे कभी भी इस मसले पे बात नहीं करी, लेकिन गौतम अडानी को वहां पे कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए उन्होंने श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर से बात की। तो इंदिरा गांधी पे आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री पहले इस बात का जवाब दें कि पिछले 10 सालों में उन्होंने श्रीलंका गवर्नमेंट से इस टापू का मसला क्यों नहीं उठाया। गौतम अडानी को विंड पावर प्रोजेक्ट दिलवाने की जगह अगर वो कच्ची थीवू का मसला उठाते तो ये राष्ट्रीय एक गर्व की बात होती। इसका पांचवा एक डायमेंशन ये है कि आपने बांग्लादेश और चीन, दो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। चीन ने 2020 के बाद आपका एक बहुत बड़ा लैंड चंक कंट्रोल कर लिया। आपकी हिम्मत नहीं हुई कि ये भी एक्सेप्ट करें कि चाइनीज सैनिक हमारे इलाके में घुसे बैठे हैं, आज भी बैठे हुए हैं। और बांग्लादेश को 2015 में आपने लैंड बॉर्डर ट्रांसपोर्ट वो एग्रीमेंट करके आपने नियर अबाउट 17,000 एकड़ लैंड बांग्लादेश को दिया। तो ये 5-6 डायमेंशन हैं इस डिबेट में, और मैं शुरुआत करता हूं कि कच्ची थीवू जो एरिया है वो रामेश्वरम के पास है, तमिलनाडु के रामनाथपुरम इलाके जो डिस्ट्रिक्ट है, रामनाथपुरम लोकसभा क्षेत्र के नजदीक है, 14 या 16 नॉटिकल मील की दूरी पे है। श्रीलंका और रामेश्वरम के एकदम उधर श्रीलंका पड़ता है साउथ में, इधर नॉर्थ में रामेश्वरम पड़ जाता है। और ये 286 एकड़ का एक चंक है, और ये 286 एकड़ का चंक जो है 1974 में एक एग्रीमेंट के तहत श्रीलंका के हवाले किया गया। लेकिन इस पे विवाद ब्रिटिश राज के समय से हो रहा था, जिस समय ब्रिटेन जो है इंडिया को भी कंट्रोल कर रहा था,
और जिस समय ब्रिटेन जो है श्रीलंका को भी कंट्रोल कर रहा था। हम दोनों मुल्क जो थे ब्रिटेन के कॉलोनी थे, गुलाम थे। उस समय से 1920-21 से दोनों के टेरिटोरियल डिस्प्यूट था इस कच्छु-थीवू को लेकर, टापू को लेकर। 1974 में एग्रीमेंट हो गया। 1974 में एग्रीमेंट के बाद इसको श्रीलंका को दे दिया गया। इंदिरा गांधी का उस समय जमाना था। और उसके बाद इस एग्रीमेंट के तहत ये तय हुआ कि एक वो बैरन टापू है, सूखा टापू सा है, वहां पे इंडियन मछुआरे जाएंगे, भारत के मछुआरे जाएंगे, वो अपने जाल को सुखा सकते हैं वहां पे। सेंट एंटोनी का जो चर्च है वहां दर्शन भी कर सकते हैं, वहां पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन उस रेंज में मछली नहीं मार सकते। वो मछली क्या वो नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, जाल फेंक के मछली को नहीं उठा सकते। तो इंडियन मछुआरों के लिए वहां पे जाना प्रतिबंधित नहीं है। वहां पे श्रीलंका इसलिए ज्यादा सख्त है उस एरिया में कि वहां से जब तमिल प्रॉब्लम था, जाफना रीजन से जो तमिल जो मिलिटेंट्स थे जब इंडिया की तरफ क्रॉस करते थे तो उस द्वीप का कभी कभार इस्तेमाल होता था, तो उसको रोकने के लिए वहां पर श्रीलंका गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती करी। तो ये एक मसला है जिसको अब 10 साल बाद इसको उठाया गया है। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री जी इस बात को लगातार उठा रहे हैं कि कच्छु-थीवू द्वीप हमने श्रीलंका को सौंप दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पूर्व अटॉर्नी जनरल ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था इस द्वीप से संबंधित जो मुकदमा चल रहा है। इनफैक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो जयललिता का एक स्टैंड था, जो मर गई स्वर्गीय जयललिता, उनका स्टैंड था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था देने के लिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली उनको ट्रांसफर किया गया क्योंकि पार्लियामेंट की परमिशन नहीं लेगी, पार्लियामेंट में बिल नहीं लाया गया, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था कि ये एरिया जो है उनको दिया गया और वो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसी सरकार का, नरेंद्र मोदी जी सरकार का एक स्टैंड था कि एक एग्रीमेंट के तहत दिया गया है एक दूसरे राष्ट्र को और इस एग्रीमेंट को हम तोड़ नहीं सकते, और इस एग्रीमेंट को तोड़ने की स्थिति तब आएगी जब इसको हम तभी वापस ले सकते हैं जब एक पड़ोसी मुल्क से युद्ध करें। यह मुकुल रोहतगी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, यही सरकार थी। और फिर इतने 10 सालों में प्रधानमंत्री ने श्रीलंका गवर्नमेंट से ऑफिशियली ये मसला ही नहीं उठाया, कहा ही नहीं कि द्वीप आपने गलत तरीके से 1974 में ट्रांसफर हुआ था, तो आपने क्यों दे दिया। अब एक दूसरी बात बताता हूं कि ये मसला पे तो प्रधानमंत्री जी 10 साल चुप रहे, लेकिन आज तमिलनाडु में चूंकि वोट लेना है, तमिलनाडु में इनको कुछ सीटें जीतनी है, तो ये चाहते हैं कि कच्ची-थीवू का मसला बन जाए। लेकिन अब दूसरा मसला है, 1974 में ही श्रीलंका से एक समझौता हुआ। 1974 में ही भारत का एक समझौता, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 1974 में ही हुआ, इंदिरा गांधी ने ही किया। वहां की बांग्लादेश, इंडिपेंडेंट बांग्लादेश जब बना तो मुजीबुर रहमान की जो सरकार थी उससे एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के तहत जो कई जो इलाके थे जो भारत की तरफ थे, कुछ इलाके बांग्लादेश की तरफ थे, आने जाने में बीच में एक दूसरे का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता था, तो वो एक डिस्प्यूट था क्योंकि रेड क्लिफ जो थे वो दोनों एरिया में पाकिस्तान के एरिया को तो बहुत ढंग से समझ गए थे, लेकिन बांग्लादेश ईस्टर्न फ्रंट के एरिया को ढंग से नहीं समझ पाए थे। उस समय बांग्लादेश क्योंकि पाकिस्तान का पार्ट बना था, जब पार्टीशन हुआ तो उसमें कई डिमार्केशन में गलतियां रह गई थी। तो उस डिमार्केशन में गलतियों के कारण भारतीय इलाके में घुसने के लिए बांग्लादेश के इलाके में घुसना पड़ता था, बांग्लादेश के इलाके में घुसने के लिए भारत के इलाके में घुसना पड़ता था, बड़ी दिक्कत आती थी। तो 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे उस पर एग्रीमेंट के बाद बात होती रही, और 2014 में इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2015 में उसी एग्रीमेंट के तहत उसमें संशोधन करते हुए एक एग्रीमेंट किया बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ। पार्लियामेंट में बिल भी पास किया उस पर। बस यही था कि श्रीलंका वाले में वो पार्लियामेंट का परमिशन नहीं लिया गया, लेकिन इसमें परमिशन इन्होंने ले लिया। लेकिन किया क्या इन्होंने 17,000 एकड़ लैंड बांग्लादेश को दिया। उसके बदले में बांग्लादेश के एरिया में जो कुछ लोग भारतीय इलाके पड़ते थे जिसमें जाने आने में दिक्कत थी, वो नियर अबाउट जो था वो था 7,000 एकड़ लैंड। मतलब आपने 15,000 एकड़ उनको दे दिया और 7,000 एकड़ आपने ले लिया। तो ये जो उस एरिया के बासिंदों की सुविधा के लिए आपने ले लिया कि ठीक है, कुछ बांग्लादेश के जो लोग थे बीच में वो पड़ते थे, तो वो एरिया उनको दे दिया जाए, उस इलाके से लैंड ट्रांसफर हो गया दोनों का। बांग्लादेश का एग्रीमेंट तो ठीक है, जहां पे आप 17,000 एकड़ लैंड दे रहे हैं, और 286 एकड़ का कच्ची-थीवू जो टापू है उसको लेकर आपको आज भारत की अस्मिता याद आ गई। वो भी कब? 24 में। 1974 के बाद 2024 में आपको याद आ रही है ना। अटल जी की सरकार को ये अस्मिता याद आई भारत की,
जब भारत में अटल जी की सरकार थी, 5 साल तो लगातार हो रहे हैं, 1999 से 2004 तक, उससे पहले भी बीच में 13 महीने की सरकार थी, और जी नरेंद्र मोदी जी 2014 में सत्ता में आए। लेकिन फिर भी आज आप इलेक्शन में जाके एक इलेक्शन रैली में मसला उठा रहे हो, मीन्स कि आपको उस द्वीप से कोई लेना देना नहीं है, उस टापू से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको मात्र वोट चाहिए तमिलनाडु के अंदर में। अब एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री जी, हमारे कई पड़ोसियों से विवाद चल रहे हैं, सीमा डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। आप लगातार कहते रहे कि चाइना ने हमारा बताने 38,000 किलोमीटर लैंड, स्क्वायर किलोमीटर लैंड कब्जा कर रखा है, नेहरू की गलती से, पंडित नेहरू जी की गलती से ऐसा हुआ। प्रधानमंत्री जी भाषण में बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसका नाम नहीं लेते कि 4,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड चाइना ने इलीगल आपके दोबा रखा है 2020 के बाद, गलवान घाटी का जो हुआ और वहां पे जो हमारे सैनिक शहीद हुए, 20 सैनिक, और उस शहादत के बावजूद प्रधानमंत्री जी देश को झूठ बोलते रहे कि कोई घुसा ही नहीं। अरे भाई, कोई घुसा नहीं तो हमारे 20 सैनिक कैसे शहीद हो गए? हमारे सैनिक उनके एरिया में तो नहीं थे, हमारे सैनिक तो अपने एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा झूठ बोला देश के साथ कि हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि हमारे एरिया में कोई घुसा नहीं। अभी वहां पे लद्दाख में एक आंदोलन चल रहा है स्थानीय लोगों का, और 6 शेड्यूल में लद्दाख बुलाना चाहते हैं स्पेशल स्टेटस के दर्जे के तहत। तो उनकी एक डिमांड ये भी है, सोनम वांगचुक जो वहां धरने पे बैठे हुए हैं, उनका एक डिमांड है कि चाइनीज हमारे जो चारागाह, जो लैंड है, चारागाह की भूमि है, उस पर कब्जा करके बैठ गए हैं। हमारे जो नुमाड्स हैं, जो हमारे जो बंजारा जातियां हैं, जो घूम घूम के जानवरों को लेके घुमाते हैं, भेड़ को घुमाते हैं, उनको अपना भेड़ घुमाने में उस एरिया में अनुमति नहीं मिल रही है। जानवरों के लिए जो चारागाह है उसको चाइनीज परमिट नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लद्दाख के लोग ये अब कर रहे हैं, खुल के बोलने लगे हैं कि हमारा अपने एरिया में हम पशु भी नहीं चरा सकते क्योंकि वहां पे चीन के सैनिक आके बैठ गए हैं। और तो और भारत सरकार की मीटिंग में लद्दाख के पुलिस ऑफिसर ने कह दिया था कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट हमने खो दिया है, जहां हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट नहीं होने रहे, और हमारे जो स्थानीय निवासी है उस एरिया में नहीं जा पाए क्योंकि वहां चाइनीज सैनिक बैठे हुए। प्रधानमंत्री जी, ये राष्ट्रीय अस्मिता चीन के सामने तो नजर नहीं आती। अब देखिए कि कच्छी थिबू का जब ये मसला उठ गया, हम आजाद कश्मीर की जो बात करते हैं, पाकिस्तानी जो पीओके है वो अपने आप को आजाद बोलते हैं, हम उसको आजाद नहीं बोलते, आज भी वो हमारा हिस्सा है। ठीक है, नेहरू जी की गलतियां थी, चली गई, उस गलतियों को सुधारने के लिए जनता ने आपको 10 साल का टाइम दिया, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने की हिम्मत तो आपकी हुई नहीं, और ना कच्ची थिबू आप ले पाओगे। आपको पता है, आज कई डिप्लोमैट ने प्रधानमंत्री की आलोचना करी है, कई बड़े डिप्लोमैट जो विदेश नीति को, जिसमें निरुपमा राय हैं, शिवशंकर हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे इंटरनेशनल समझौते तोड़े नहीं जाते। कहा कि अगर यही हाल रहा तो इस गवर्नमेंट ने जो समझौते किए हैं, कल को दूसरी गवर्नमेंट आएगी और वो तोड़ देगी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मेंटेन करने के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं। मालदीव में आपके अगेंस्ट इंडिया आउट का मूवमेंट चला। इस सरकार की इतनी बड़ी विफलता है मालदीव के अंदर कि आपके सैनिकों को जो वहां पे बैठे थे उनको चाइना के प्रेशर में वहां के वर्तमान राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मुइजू ने हटा दिया, कहा कि वापस जाइए। ओसेन डेवलपमेंट, ओसेन रिसर्च से रिलेटेड जो आपका एग्रीमेंट था उसको रद्द कर दिया। ये आपकी विफलता है कि मालदीव जैसे एक छोटे से देश ने, जिसको समय समय पर भारत ने मदद करी, राजीव गांधी ने मदद करी थी मालदीव की, आपको याद होगा, सैनिक भेजे थे वहां पे जब रिवोल्ट हो गया था। तो आपकी ये गलतियों से मालदीव जैसा देश कह रहा है कि आप आउट जाइए यहां से, एक छोटा सा देश, और आप इतने छोटे ही हरकत कर रहे हो कि मालदीव के पहले लक्षद्वीप को खड़ा कर रहे हो। अरे लक्षद्वीप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मालदीव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मालदीव में चाइना आके बैठ सकता है और बैठा हुआ है। अब मालदीव के देखा देखी पिछले एक हफ्ते से बांग्लादेश में इंडिया आउट का कैंपेन चल रहा है। वहां के प्रमुख विरोधी दल ने कैंपेन लॉन्च कर दिया है कि इंडिया के सामानों का और उत्पादों का बहिष्कार कीजिए, और इंडिया के उत्पादों का बहिष्कार का मूवमेंट वहां शुरू हो चुका है। और वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी का ये कहना है कि इंडिया हमारे इंटरनल मामले में इंटरफेयर करता है, इसलिए हम बाइकाट करना दे रहे हैं।
बांग्लादेश से आपके संबंध खराब हो रहे हैं, आपके संबंध मालदीव से खराब हो रहे हैं, और एक छोटे से डोमेस्टिक तमिलनाडु को 39 सीटों पे अपने 2-4 सीट जीतने के लिए आप श्रीलंका से संबंध खराब कर रहे हैं, जहां ऑलरेडी चाइना आके बैठा हुआ है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आती है, सवाल ये है कि जब आप गौतम अडानी के लिए, इंदिरा गांधी ने गलती कर दी 1974 में, मान के चलिए, कच्ची ठू दे दिया, किसको दिया? श्रीलंका को दे दिया। 10 सालों में श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत में आए, 2-3 बार तो आ ही चुके होंगे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन आए हैं। आप श्रीलंका गए होंगे, गए हैं कि नहीं गए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन क्या हुआ 2022 में सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने वहां के संसदीय समिति के सामने पेश होने के बाद स्वीकार किया कि महिंदा राजपक्षे सरकार पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबाव था कि आप विंड एनर्जी का ठेका गौतम अडानी को दो, और इसी कारण से मन्नार विंड प्रोजेक्ट और जाफना में एक विंड प्रोजेक्ट जो था, 2 प्रोजेक्ट जो था, वो महिंदा राजपक्षे की गवर्नमेंट ने गौतम अडानी को दिया। कमाल की बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी गौतम अडानी के लिए तो श्रीलंका के सरकार पे दबाव डालते हैं, लेकिन कमाल की बात है कच्ची थीवू द्वीप के लिए आपने श्रीलंका की गवर्नमेंट से बात भी नहीं करी। कह रहे भाई हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने एक बहुत भारी ब्लंडर कर दिया था, ये एरिया आपका नहीं है, एरिया मेरा है। हाँ, तो आपने एक बार भी बात नहीं करी। अब बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। बांग्लादेश में आपने 2015 में एक लैंड एग्रीमेंट किया, आपने 17,000 एकड़ लैंड दे दिया बांग्लादेश को। क्यों दिया? आपने खूब पार्लियामेंट में लंबी लंबी बात बोली कि एक अच्छा पड़ोसी मुल्क है, हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हम इसलिए बांग्लादेश को दे रहे हैं, अच्छे संबंध करने हैं। और इंदिरा जी ने बहुत, उस समय इंदिरा जी की तारीफ हुई थी 1974 के उसी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो बांग्लादेश से था, तो इंदिरा गांधी की तारीफ ये कर रहे थे यही लोग जो 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कर रहे थे। 2011 में उसी पे मनमोहन सिंह ने आगे कहा था कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को आगे बढ़ा के समझौते पे जाना है, और इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह की नीतियों का अनुसरण करते हुए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और उनको 17,000 एकड़ लैंड ट्रांसफर किया। अब एक बात बताइए, उसके बाद क्या होता है? 2015 के बाद 2017 में गौतम अडानी साहब को एक बहुत बड़ा ठेका बांग्लादेश में मिलता है। 1600 मेगावाट बिजली सप्लाई का ऑर्डर मिल जाता है गौतम अडानी साहब को, जो झारखंड के बिजली प्लांट से 1696 मेगावाट 1496 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का ऑर्डर गौतम अडानी साहब को बांग्लादेश से मिलता है। क्या अभी सवाल नहीं उठता कि बांग्लादेश को अगर कोई भी हम जैसा राष्ट्रवादी, तो हम सवाल उठाएंगे कि भैया आपने 17,000 एकड़ भारत की भूमि बांग्लादेश को इसलिए दे दिया कि आपने गौतम अडानी साहब को वहां टेंडर दिलवाना था बिजली का 1400, और वो बिजली क्या संयंत्र लगा है, वो कहां लगा है? वो संयंत्र लगा है गोड्डा में, झारखंड के गोड्डा में। टोटल 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, और उसमें से 1496 लगभग 1500 मेगावाट जो कहां जाएगा? वो बांग्लादेश को जाएगा। बहुत महंगी बिजली के खरीद का टेंडर हुआ बांग्लादेश में। अपोजिशन पार्टियों ने इसका विरोध किया है कि तो बहुत ही महंगी बिजली अडानी बेच रहा है हम लोगों को, जो हमें बिजली का रेट कोट किया है और जो कोयला परचेजिंग का रेट कोट किया है इंटरनेशनल मार्केट में, तो है ही नहीं वो। तो गौतम अडानी साहब के इंटरेस्ट के लिए आपने बांग्लादेश को लैंड दे दिया, हमारा तो ये आरोप है। इस पे तो सरकार को जवाब देना चाहिए। तो सवाल ये है कि आप कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट में देश की जमीन दे दो, चाइना से आपकी आवाज ही नहीं निकलती, आप डर जाते हैं। भाई नेहरू जी ने गलती करी, भारत कमजोर था उस समय, विश्वगुरु नहीं था, अब तो विश्वगुरु है। तो विश्वगुरु के टाइम में जो 4,000 एकड़ लैंड, जो कम से कम 4,000 स्क्वायर किलोमीटर, एकड़ नहीं स्क्वायर किलोमीटर लैंड, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है और सरकार इसका खंडन भी नहीं कर पा रही है। इन्हीं के पार्टी के जो सांसद हैं, इन्हीं के पार्टी के जो सांसद थे, अब नेता हैं देश के, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अभी तक सस्पेंड नहीं किया है, तो भाजपा के अभी भी प्राथमिक मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग में बेशक न जाते हैं, वो आरएसएस के तमाम मीटिंगों में वो जाते हैं। उन्होंने कहा कि 4,000 स्क्वायर किलोमीटर 2020 के बाद चाइना ने कब्जा कर लिया, लेकिन अब आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि आप उनसे जमीन मांग लो, उनको खाली करा दो। चाइना वाले तो कह रहे हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम घुसे ही नहीं, तो फिर हम जमीन कहां कब्जा किए आपका?
तो ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत की विदेश नीति पे चोट पहुंचाया है। अब देखिए, तमिलनाडु में कुछ सीटों को लेने के लिए 2 तमिलियंस को आगे किया गया है। हाँ, वैसे तो मैं वो है आपके विदेश मंत्री जी जयशंकर साहब, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। सौभाग्य से हमारे देश की वित्त मंत्री भी तमिलनाडु की रहने वाली है, निर्मला सीतारमण, दोनों तमिलनाडु के हैं। हालांकि तमिलनाडु में इनको वोट नहीं आता, तमिलनाडु में इनको सीटें नहीं आती, लेकिन उन्होंने दोनों तमिलनाडु को बनाया है। हालांकि वो अलग बात है कि दोनों आयंगर ब्राह्मण है, इसलिए वहां शायद वोट नहीं आती होगी। आयंगर ब्राह्मण 1% शायद है, वहां 0.5% है, लेकिन ओवरऑल टॉप चीजों में कंट्रोल वो करते हैं, ब्यूरोक्रेसी में है, टॉप लेवल पे वही है, आयंगर ब्राह्मण से है। अगर कोई वहां के तमिलनाडु के द्रविड़ मूल के जो बैकवर्ड होते या दलित होते तो शायद उसका फायदा मिलता, लेकिन अभी तो है कि एक एक्स पुलिस ऑफिसर, एक आईपीएस, एक डीजीपी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। बहुत वो एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, और इसी बीच कच्ची थीवू भी आ गया है। तो कच्ची थीवू के आ जाने के बाद हमको लगता है कि हो सकता है कि बीजेपी के परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ जाए, लेकिन किस कॉस्ट पे? क्या आप मतलब कि भारत की विदेश नीति को टोटली ऐसी स्थिति में लेके आना चाहते हो? इतने छोटे छोटे लेवल पे अपने बेनिफिट्स के लिए भारत की विदेश नीति को आप वो चढ़ाओगे? तो फिर आप बात करो ना, इस बात की बात करो कि हाँ जी चाइना, आप लद्दाख में जब कंपेन करो तो आप बोलो ना कि चाइना से हम छीन लेंगे सारी जमीन। अरुणाचल में आपकी सरकार है, डेली वहां पे वो घुस रहे हैं, क्या कहा जाता है, जो चाइनीज घुसपैठ हो रहा है, और अभी भी कह रहा है, चाइना धमकाता है कि अरुणाचल को तो जबरदस्ती इन्होंने कब्जा कर लिया। और जबरदस्ती किसने कब्जा किया? अगर जबरदस्ती कब्जा इतना तो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में दम था कि अरुणाचल को अपने कंट्रोल में लिया, सिक्किम को अपने कंट्रोल में लिया। जब 74 की बात करते हो कि 74 ने कच्ची थीवू दे दिया, तो आप ये क्यों नहीं बोलते कि सिक्किम मेरे हिसाब से 1974-75 के आसपास ही भारत के अंदर आया है, अगर मैं गलत ना हूं तो। हाँ, तो इंदिरा गांधी ने जो लिया 1971 में, जो पाकिस्तान को तोड़ दिया, उसकी आवाज इनकी निकलती नहीं है। कच्ची थी वो उनको याद आ रहा है। बांग्लादेश में जब जाते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि बांग्लादेश की आजादी में हमारी बहुत बड़ी भूमिका थी, हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम लेते वहां भी डरते हैं, ये नहीं बोलते इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी। आपके जगजीवन राम जी को भी नहीं बोलते कि कम से कम वो डिफेंस मिनिस्टर थे, 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। हम वो अपना नाम ले रहे हैं बांग्लादेश के अंदर जब जाते हैं कि हमने भी भाग लिया था बांग्लादेश की आजादी में, लड़ाई में। अरे बांग्लादेश की आजादी में जो कि सरकार ने ही फैसला ले लिया था, तो हर आदमी ने भाग लिया। सरकार ने फैसला लिया था कि हमने बांग्लादेश को आजाद कराना है, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट मुल्क बनाना है, पाकिस्तान को तोड़ना है। इंदिरा गांधी की हिम्मत थी कि आजादी के 47 में आजादी मिला, और 71 में आके कितने साल, 24 साल मैक्सिमम, 24 साल के बाद ही एक इंडिपेंडेंट मुल्क बांग्लादेश के रूप में सामने आ गया इंदिरा गांधी के प्रयास से। तो आप सोच सकते हैं, हमारे पास तो उस समय इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं थी। अमेरिका तो हम जब गए थे तो हमको वहां के राष्ट्रपति ने बहुत जलील करने की कोशिश करी थी इसी प्रधानमंत्री जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को, और इंदिरा गांधी ने उसको हवा तक नहीं लगने दी थी। वो इंदिरा गांधी से बार बार यही टोल लेना चाहता था उस समय का वहां का जो प्रेसिडेंट था, या जो भी उनके एडवाइजर थे, या जो भी उनके विदेश मंत्री थे, कि भाई ये बांग्लादेश में क्या करने जा रही है। और उसके इंटेलिजेंस मैडम का देखिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का, उन्होंने तो भी नहीं लेने दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। और जब यहाँ आया और उन्होंने वो काम कर दिया, तो अमेरिकन ऐसे माथा पकड़े हुए थे। हमारे विश्वगुरु ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं बराक ओबामा को, ट्रंप को, कि भाई 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 कम से कम गले लग जाओ, हमारा फोटो सेशन करो। और वो इंदिरा गांधी का जीवन था कि अमेरिका जैसों को चैलेंज करके बांग्लादेश बनवा दिया। तो एक कच्ची थीवी को आप याद कर रहे हो, बांग्लादेश की आजादी याद नहीं कर रहे हो। आप सिक्किम का जो भारत में एंट्री हुई, जिस ढंग से सिक्किम को चाइना के प्रभाव से निकाला गया, भारत का अंग बनाया गया, इस पे तो आप बात ही नहीं करते। आप बात करते हो कि नहीं जी, कच्ची थीवू जो था वो चला गया, बहुत भारी इंदिरा गांधी ने ब्लंडर कर दिया, और वो ब्लंडर 24 में याद आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही लो लेवल पॉलिटिक्स 2024 में फिर एक बार नजर आ रही है कैंपेन के दौरान, जिसमें हेल्दी डिस्कशन नहीं हो रहा है, और जिसमें अपने झूठ को छिपाया जा रहा है। आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, सच तो बोल ही नहीं रहे हैं, और जो अपनी करतूतों को छिपाने की कोशिश हो। चलिए, बहुत बहुत शानदार बातचीत के लिए, और आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मुझे दिया। शुक्रिया संजीव जी आपका। और दोस्तों, 10 साल में इवन नेपाल से भी संबंध ठीक नहीं है।
पड़ोसी मुल्क जितने हैं भारत के किसी से बहुत ही मधुर संबंध नहीं, और चुनाव के समय अंतर्राष्ट्रीय मसलों को इस तरह से नहीं उछाला जाता। चाइना और बांग्लादेश पर आपकी चुप्पी है जी। जब आपने नेपाल का नाम लिया तो मैं एक और बात बोल देता हूं कि हमारा सबसे बड़ा फेल्योर जो है इस गवर्नमेंट का, कि एक बहुत ही प्रयासों से सार्क बनाया गया था साउथ एशिया का। जी जी जी। और इस गवर्नमेंट ने एक भी इनिशिएटिव नहीं लिया कि सार्क की मीटिंग कराने के लिए। सिर्फ पाकिस्तान के इशू पे सार्क की मीटिंग नहीं हो पा रही है। और मतलब कि साउथ एशिया में उसी दिन हम फेल हो गए अपने बिग ब्रदर के रोल में, जब सार्क की मीटिंग ही नहीं हो पाई। जबकि आपके साथ इस सार्क देशों के, अगर आप एक भाई, सार्क में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत ही है ना। देखिए, एक पाकिस्तान को लेकर इतना बड़ा जंग हो गया कि आप में इतनी विदेश नीति में आपकी सफलता नहीं रही कि पाकिस्तान को टेबल पे लाके सार्क की मीटिंग दोबारा करवा सके। कैसे विश्वगुरु हैं आप भाई? सार्क जैसे देश को भी आप, सार्क जैसी संस्था आज मरी हो चुकी है, मर चुकी है। आप सार्क को करने के लिए कभी जाते हो, क्वाड बनाते हो, कभी कुछ बना रहे हो, कभी कुछ बना रहे हो, I2U2 बना रहे हो, मतलब किस तरह के, कभी और कहीं जा रहे हो। अरे पहले जो साउथ एशिया के पड़ोसी देशों का तो ही लीडर बन जाइए, विश्व गुरु तो बाद में बनिएगा। साउथ एशिया के पड़ोसी देशों के लीडर बनने का एक संगठन था जो सार्क बना था, दक्षेश जिसको हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उसकी लीडरशिप भी आपने गंवा दी। और 10 सालों में एक इनिशिएटिव नहीं लिया। जो हमारे सो कॉल्ड, जो भारत के जो बहुत बड़े तोपची विदेश मंत्री जी हैं, जो लगातार विदेश ही घूमते रहते हैं और पूरा कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया है, वो सार्क पे एक लाइन नहीं बोलते। चाइना पे डर जाते हैं, कहते हैं चाइना से हम लड़ नहीं सकते। विदेश मंत्री का आपको याद होगा बयान क्या दिया था विदेश मंत्री, कच्ची थी वो याद आ रहा है। विदेश मंत्री से पूछा गया था तो कहता चाइना से तो लड़ नहीं सकते, एक विदेश ऐसे बयान में बोल दिया। बताइए, कभी इंदिरा गांधी से ऐसी उम्मीद कर सकते थे हम? इंदिरा गांधी से कोई सवाल पूछता कि चाइना ने हमारे इलाका ले लिया, तो इंदिरा गांधी कहती हम चाइना से लड़ नहीं सकते। कभी सुन सकते थे इंदिरा गांधी से उम्मीद किया? अरे राजीव गांधी से आप ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते थे। राजीव गांधी ने अपने शर्तों पर चाइना से संबंध को ठीक करवाया था, और बहुत लंबे समय से संबंध खराब थे, तो राजीव गांधी ने उस बातचीत की शुरुआत करवाई थी, और अपने शर्तों पर। ये नहीं था कि राजीव गांधी ने चाइना को कोई कंसेशन दिया। जी जी, ये हालत है। चलिए, नेपाल में भी चाइनीज हस्तक्षेप ज्यादा है। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है, पढ़ने लिखने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया, थैंक यू संजीव जी।